साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एनटीयूजीसी पर। मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो सभी बच्चे फटाफट क्लासेस में आ जाएं और क्लासेस को ज्वाइन कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चों की, तो जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाएं और क्लासेस को ज्वाइन कर लें। चलिए, तो और एक बार जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चों को कमेंट कर देना है कि आप सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रहा है। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? एक बार जल्दी से कमेंट कर देना है। चलिए, तो बच्चे जल्दी से फटाफट आए और क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, और आप सभी बच्चों को लाइक एंड शेयर कर देना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 3 years of experience in teaching field. I am specialized for the subject of Tech Commerce and for economics, and this is my referral code. If you will use this code, you will get 10% discount on the total amount of your subscription. अगर आप सभी स्टूडेंट्स प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप सभी बच्चों को इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी बच्चों को एनटीयूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाना है, जिससे कि आप सभी बच्चों को आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हो सके रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी एनटीयूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर रहने वाला है हमारा एनटीयूजीसी नेट के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को आपको नए नए बैचेस लॉन्च करने को देखने को मिल रहे होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जुड़ जाए और सभी बच्चे लाइक एंड शेयर कर दें। और आप सभी बच्चे लोग देख पा रहे होंगे जैसे कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाए जा रहे हैं कंप्लीट। अभी तक जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने, मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बच्चों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है और अपना गोल चॉइस कर लेना है एनटीयूजीसी नेट के लिए। जो भी बच्चे हैं अनअकैडमी का, अगर अभी तक एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है और आप फ्री लाइव चाहते हैं, क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिलना, प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे होते रहना, तो आप सभी बच्चों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है और एनटीयूजीसी नेट के लिए चॉइस कर लेना है। और आप सभी बच्चों को फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है अगर आप चाहते हैं कि आप सभी बच्चों को जो स्पेशल क्लास हो रही है वो फ्री में मिलती रहे रेगुलर बेसिस पे हमारे सारे फैकल्टीज के द्वारा। तो आप फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे, और अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो आप सभी बच्चे प्लस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे मेरा नाम सर्च करेंगे अभिषेक शुक्ला। आप जैसे ही मेरा नाम सर्च करेंगे अभिषेक शुक्ला, आप सभी बच्चों को मेरे को फॉलो कर लेना है, जिससे कि मेरी रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर क्लासेस जो हो रही हैं, लाइव क्लासेस, वो आप सभी बच्चों तक पहुँच सके रेगुलर टाइम पर। और इसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, जिससे कि आप सभी बच्चों को प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस पेमेंट करने के हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वैलेट, किसी भी ऑप्शन को चूज करके आप पेमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और हाँ, आप सभी बच्चों को अगर चाहते हैं 10% और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले तो आपको ये क्रेडिट पॉइंट्स रिडीम करना ना भूलें। एक तो 10% आपको तब मिलेगा जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे ABHI101, ठीक है। इससे तो 10% मिलेगा ही मिलेगा आपको। इसके बाद आप सभी बच्चों को जैसे ये क्रेडिट पॉइंट रिडीम करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा, 10% तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, तो कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। तो आपके पास प्लस के और आइकॉनिक के 2 ऑप्शंस हैं, किसी भी ऑप्शन को आप चूज करके आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस, ये सारी चीजें मिल रही होंगी। अगर आप चाहते हैं आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर के साथ जो भी प्लस में बेनिफिट्स हैं उनके साथ साथ आपको पर्सनल कोच, डाउट सॉल्विंग सेशंस पर्सनलाइज्ड होंगे, प्रिपेयर टू स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी ही चीजें आप सभी बच्चों को मिल रही होंगी, ठीक है। और इसके बाद आप सभी बच्चे लोगों को मैं बताना चाहूंगा प्लस में क्या क्या आप सभी बच्चों को किस प्राइसेस पे मिलने हैं।
तो 20,000 का अगर कोई सब्सक्रिप्शन है तो वो आपको 18,000 रुपये में मिल जाएगा। 13,750 का तो आपको 12,375 में मिल जाएगा। 11,250 का तो आपको 10,125 में मिलेगा। लेकिन कब? जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे ABHI 101। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आप लोग आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक के 45,000, 26,000, 18,000। आप चाहते हैं 45 वाला 40,500 में, और 26 वाला 23,400 में, और 16,200 में 18,000 वाला, तब भी आपको यही कोड अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद आप सभी बच्चों को मैंने जैसे कि बताया कि हर वेडनेसडे को हमारे न्यू बैचेस लॉन्च होते हैं। तो हमारा पेपर 1 के लिए एंड लॉ के लिए MCQ बैच 23 जून से स्टार्ट हो गया है। आपके बेहतरीन ये इंडिया के टॉप फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आप सभी बच्चों को टीच कर रहे हैं, तो कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों के प्राइसेस जो हो रहे हैं वो हाइक होने जा रहे हैं, बढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आप लोग इंक्रीज प्राइस पर ना खरीदे बल्कि स्टार्टिंग प्राइस पर ही खरीदें तो ज़्यादा बेटर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में ज्वाइन कर लें और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है अब। और आपके जो भी इंफॉर्मेशन थे अनअकैडमी के बारे में वो मैंने आप सभी बच्चों को प्रोवाइड कर दिया। सो लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को फेमा के बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक बता दिया था, फेमा का मतलब क्या होता है, क्या हिस्ट्री है हमारे फेमा की, और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, वो सारी ही चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने स्टार्टिंग कर लिया था इसका, अच्छे तरीके से पूरा समझ लिया था। अब आपको मेरे प्यारे दोस्तों समझने की ज़रूरत है, तो वो कुछ पॉइंट्स है फेमा के बारे में जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो सभी बच्चे जुड़ जाएं, किसी भी बच्चे का स्किप नहीं होना चाहिए। सो वेलकम यू ऑल अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर अकेडमी। Again, we'll start from the subject of commerce and the topic is FEMA। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था मेरे प्यारे दोस्तों? फीचर्स पढ़ लिया था, इसका हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया था। ऑब्जेक्टिव्स के बाद इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे फटाफट आ जाएं। तो हमने ये चीज़ पढ़ लिया था फेमा में कौन कौन इंक्लूड होता है। हमने ये भी देखा कि कैसे 196 कंट्रीज टोटल हमारे दुनिया में हैं जो कि करेंसी यूज करते हैं। उनमें से कैसे कितने 50 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका खुद का करेंसी नहीं है। जैसे हमारे भारत देश का खुद का करेंसी है, उनका सेल्फ ओन करेंसी है जो कि रुपए ही है। ठीक है, INR इंडियन नेशनल रुपी के नाम से हम जानते हैं। तो ऐसे 50 देश हैं जिनके खुद के अपनी करेंसी नहीं है। उनमें से एक देश ऐसा है, एक कंट्री ऐसा है दीवान, जो कि डिस्प्यूटेड है अभी तक कि उसकी खुद की करेंसी होनी चाहिए या फिर जो इस पर राज कर रहा उसका होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए फॉरेन सिक्योरिटी हमने पढ़ लिया था। फॉरेन सिक्योरिटी में हमने ये पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि फॉरेन सिक्योरिटी या आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी बच्चों को मैंने समझाया था कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्या होती है। आपके पास ऐसा सिक्योरिटी जो कि आपको टाइमली लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके, आप उसके बदले आपको कैश मिल सके। जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया, मान लीजिए ये एक ऐसा फॉरेन सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसको देने पे आपको 10 रुपए मिल रहा है, इसको देने पे 10 रुपए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पेन आपको एक तरह का 10 रुपए की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप इसको कभी भी बेचोगे तो आपको 10 रुपए मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का क्या है बच्चे, सिक्योरिटी है। तो इसी तरीके से फॉरेन सिक्योरिटी में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है आपके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? शेयर्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिवेंचर्स हो सकते हैं, या फिर कोई अदर आपके फॉरेन इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर सभी बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं किसी भी बच्चे को?
चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में जिनको नोट करना है वो हिंदी में भी नोट कर सकते हैं कि विदेशी सुरक्षा के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं। विदेशी में व्यक्त प्रतिभूतियां मुद्रा लेकिन जहां मोचन है किसी भी प्रकार का वापसी जैसे ब्याज या लाभांश देय है भारतीय मुद्रा में, और किसी भी सुरक्षा के रूप में शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर या कोई अन्य साधन मूल्य वर्ग या विदेशी मुद्रा में व्यक्त है। ये सारी चीजें आपके हिंदी में नोट्स हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारा एथोराइज्ड पर्सन क्या होता है। जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को कल भी इंपॉर्टेंस बताया था कि सेक्शन 2C हमें प्रोवाइड करता है फेमा का, जो 1999 एक्ट है हमारा फेमा का, उसका सेक्शन 2C हमें ये प्रोवाइड करता है कि एथोराइज्ड पर्सन कौन होना चाहिए या फिर कौन होता है एथोराइज्ड पर्सन। तो एथोराइज्ड पर्सन का मतलब मैंने बताया था, एक एथोराइज्ड पर्सन का मतलब एक ऐसा पर्सन या ऐसी बॉडी जो कि अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, जो कि अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है या कैसे फॉरेन करेंसी के साथ, फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस चीज की अथॉरिटी कौन प्रोवाइड करता है? एक एथोराइज्ड पर्सन ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे मैंने ट्रैवलर्स चेक के बारे में मैंने आप सभी बच्चों को समझाया था। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? और ये सब आई होप सो बढ़िया से ये सब चीजें मैंने आप सभी को बता दिया था। हाँ, सेक्शन 10 हमने पढ़ लिया था आई थिंक। हाँ, ये भी चीज हमने देखा। कि सेक्शन 10 हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, ये आपके पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, और किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से आपके किसी भी प्रोविजन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या प्रोविजंस हैं या ऐसे रेगुलेशन, ऐसे कोई भी फर्मा के अंदर प्रोविजंस या रूल्स हैं जिनका भी वायलेशन हो रहा है, तो ऑथराइज्ड पर्सन को अथॉरिटी उससे छीन ली जाएगी। ये हमें समझ कर रखना है, ये हमें सेक्शन 10 का C प्रोवाइड करता है। ये भी चीज़ हमने देख ही लिया था कल आई थिंक, है ना। और क्या रह गया है, और क्या क्या रह गया मेरे प्यारे दोस्तों? किसी भी व्यक्ति विदेशी मुद्रा में लेन देन करने से पहले एक अधिकृत व्यक्ति को उससे घोषणा जानकारी आवश्यकता होगी। हाँ, ये शायद हमने नहीं देखा है। चलिए, तो बिफोर अंडरटेकिंग हमने 10th C पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो हमारा 10th C है वो हम पढ़ रहे हैं। जो सेक्शन हमारा 10 का C में क्या क्या प्रोवाइड करता है वो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। सो बिफोर अंडरटेकिंग एनी ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, an authorized person shall require the declaration or information of that person that the transaction is not designed for the purpose of contravention of this act, rule or regulation, etc. If the person refuses to undertake the declaration, then an authorized person shall refuse in writing to undertake the transaction. किसी भी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में कोई लेन देन करने से पहले एक अधिकृत व्यक्ति को उस व्यक्ति की घोषणा जानकारी की आवश्यकता होगी, वेरिफिकेशन की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, वेरिफिकेशन होता है ना, आप सभी बच्चों को वेरिफिकेशन की भी आवश्यकता होगी। लेन देन इस अधिनियम, नियम या विनियम आदि के उल्लंघन के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। समझ पा रहे हैं कि जब भी कोई भी फॉरेन करेंसी के साथ आपका डील कर रहा है या आपका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम कर रहा है, तो आप सभी बच्चों को ये बता दिया जा रहा है, आप सभी बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चे अगर फॉरेन करेंसी के साथ या फॉरेन कंट्रीज के साथ डील करना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को या सभी उन डीलर्स को ये बता दिया जाएगा कि आप कुछ भी डीलिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। समझ पा रहे हैं कि आप क्या ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, किस तरीके का ट्रांजैक्शन आप करने वाले हैं। अगर आप मना करते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं देना, मुझे कुछ वेरिफिकेशन नहीं करना, तो आपको मना कर दिया जाएगा, आपको अथॉरिटी दी ही नहीं जाएगी अथॉराइज्ड पर्सन के द्वारा। तो क्योंकि आपके जो एक्ट्स में, जो आपके फेमा का एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसके अंदर लिखे गए, अगर वो उस पर आप डिसएग्री होते हो या आप उसका वायलेशन का कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि उससे वायलेशन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह का आपके लिए गलत वो साबित हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो। इफ द पर्सन refuses to undertake the declaration, then an authorized person shall refuse in writing to undertake the transaction. अगर ऐसा कोई पर्सन वो मना कर देता है कि मैं इस डिक्लेरेशन को नहीं लूंगा, ठीक है, तो वो हमारा जो अथॉराइज्ड पर्सन होगा
जो अधिकृत व्यक्ति होगा वह लिखित में उस चीज को मना कर देगा कि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, उसको वह मना कर देगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। Also, if the authorized person believes that a person contravenes the provision of the act, can report the matter to the Reserve Bank. साथ ही अगर अधिकृत व्यक्ति को लगता है कि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह मामले की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को दे सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे कि अगर हमें लगता है कि कोई भी हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, या चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पर्सन हो या फिर वो पब्लिक में कोई भी पर्सन हो, अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, या हमें किसी भी तरीके का क्षति पहुंचा रहा है, तो हम कहीं ना कहीं पुलिस थाने में, या फिर हमारा जहां तक राइट है कि हम कुछ भी ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा केसेस है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या अर्जी लगा सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एथोराइज्ड पर्सन को लगता है यह बंदा विश्वसनीय नहीं है, यह बंदा विश्वसनीय नहीं है, या फिर फेमा के जो प्रोविजंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको यह फॉलो नहीं कर रहा है, तो वह उसके खिलाफ, या फिर ऐसा लगता है उसको कि ये फेमा एक्ट जो है उसके अंदर जो भी प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको यह बंदा नहीं मान रहा है, या इस चीज को, इनके प्रोविजंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका वायलेशन कर रहा है, तो उसके खिलाफ एथोराइज्ड जो पर्सन होगा जिसने अथॉरिटी दी है फॉरेन करेंसी के रिगार्डिंग, डीलिंग के रिगार्डिंग, तो वह एथोराइज्ड पर्सन उस बंदे के खिलाफ केस कर सकता है या रिपोर्ट कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। जैसे कि मान लीजिए ये ए पर्सन है, ठीक है, ये ए पर्सन है, एथोराइज्ड पर्सन, इसने बी को अथॉरिटी दी है कि आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन बी जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है आपके फेमा का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो नहीं मान रहा है बी, तो ये क्या करेगा, एथोराइज्ड पर्सन इस बी के बारे में रिपोर्ट कर देगा आरबीआई को। क्या करेगा बच्चों? आरबीआई को रिपोर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं इस बी को कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का ऐसा हानि पहुंच जाएगा जिसकी वजह से इसको मानना पड़ेगा उस रूल्स एंड रेगुलेशन को। क्लियर है? तो इस चीज को आपको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए इस चीज का कि कब कौन सा पर्सन हमारे आरबीआई में जाके पूछा जा सकता है सवाल। बहुत ही, इसलिए आपको बहुत डीप में पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी बच्चों से ये सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि कब ऐसा सिचुएशन आएगा, किस सिचुएशन में क्या रिजर्व बैंक को ये रिपोर्ट कर सकता है एथोराइज्ड पर्सन या नहीं कर सकता किसी के बारे में, अगर उसको अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी है उन्होंने, तब भी क्या कुछ ऐसा वायलेशन करता है तो क्या उसके बारे में जो आपका एथोराइज्ड पर्सन होगा वह रिपोर्ट कर सकता है रिजर्व बैंक को या नहीं कर सकता है, या फिर वो कहाँ करेगा रिपोर्ट, कुछ भी आपका सवाल यहाँ से बन सकता है किसी भी तरीके का। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, बच्चों के कमेंट्स क्यों नहीं शो हो रहे, समझ नहीं आ रहा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अदर देन अथोराइज्ड पर्सन, इफ एनी पर्सन एक्वायर्स और परचेज द फॉरेन एक्सचेंज एंड यूज इट फॉर एनी अदर पर्पज, अधिकृत व्यक्ति के अलावा यदि कोई व्यक्ति विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है या खरीदता और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करता है तो वह भी रिपोर्ट कर सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which is not permissible under this provision of this act or does not surrender with a specified time to the authorized person shall be considered to have committed the violation under the provisions of this act। अगर उसको कुछ भी ऐसे प्रोविजंस जिस एक्ट के अंदर जो कि इस एक्ट के अंदर दिया गया है और वो परमिसिबल नहीं है, ठीक है, अगर वह अपने आप को फिर भी वह ऐसा काम कर रहा है और काम करने के बाद भी अपने आप को वह सरेंडर नहीं कर रहा, अपने आप को गलत साबित नहीं कर रहा है
कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, तो उसको एक मतलब हम ये समझेंगे कि ये हमारे इस एक्ट का वायलेशन कर रहा है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुमेय नहीं है या निर्दिष्ट समय के भीतर अधिकृत व्यक्ति को आत्मसमर्पण नहीं करता है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लंघन माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आप कोई भी गलती कर रहे हैं, समझने के कहने का मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी गलती कर रहे हैं, गलती करने के बाद आप अगर फिर भी आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए इस चीज़ का कि कहीं ना कहीं ये हमारे इस एक्ट का वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा वायलेशन माना जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। चलिए, हाउ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अफेक्ट्स द करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। हाउ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अफेक्ट्स द करंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैसे और किस तरीके से हमारा जो विदेशी मुद्रा है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वह हमारे करंट अकाउंट को और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करता है, प्रभावित होता है ना, या प्रभावित करता है। समझ पा रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से कैसे हमारा करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन में बदलाव होता है, बढ़ता है या फिर घटता है। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का मतलब आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, करंट अकाउंट जो भी ट्रांजैक्शन होता है, पहले छोटी चीज बताता हूँ फिर आपको कैपिटल अकाउंट बताऊंगा। ठीक है, तो करंट अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन होता है, इस अकाउंट्स के अंदर जितने भी आपके विजिबल ट्रेड, ध्यान से समझना है आप सभी बच्चों को, विजिबल ट्रेड होते हैं, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज के, ध्यान से समझना है, जितने भी आपके विजिबल ट्रेड हो रहे हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में जितने भी आपके विजिबल ट्रेड्स होते हैं या विजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, या विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स का ट्रांजैक्शन होता है, उन सारे ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड किया जाता है आपके करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और इनके वजह से आपके कंट्री के अंदर किसी भी तरीके का एसेट्स और लायबिलिटी में बदलाव नहीं होता है। ऐसे ट्रांजैक्शन, ये आपको समझने की जरूरत है, ये एक ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जिनका किसी भी तरीके का हमारे देश में जो एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं, जितनी भी हमारे देश में एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, जितनी भी हमारे देश में एसेट्स या लायबिलिटीज हैं, इन एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा होता है हमारे देश के, हमारे कंट्री के किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा होता है। ध्यान से समझेंगे। तो ऐसे ट्रांजैक्शन, और ये ट्रांजैक्शन कौन कौन से होते हैं बच्चों? विजिबल और इनविजिबल ट्रांजैक्शंस होते हैं, विजिबल और इनविजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड कौन से होते हैं? गुड्स, ठीक है, जो भी एक गुड, एक हमने यूएसए में भेजा, यूएसए का कोई गुड हमारे पास आया, ठीक है, तो इस तरीके के कौन से ट्रेड होते हैं बच्चे? विजिबल ट्रेड होते हैं। इनविजिबल ट्रेड जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली वी कैन फील, हम टच नहीं कर सकते। सर्विसेज, सेवा, अगर आप सर्विसेज, आप बैंक में जाते हो, कैश आप जमा करते हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप सर्विस को देख पा रहे हो? नहीं, उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है, कि हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो ट्रेड है, उस तरीके उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन को करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी बच्चे इस चीज को ऐसे समझेंगे, इस चीज को ऐसे समझेंगे। देखिए आपको समझाता हूं मैं, एक सेकेंड। देखिए जैसे कि आपका एक, मान लीजिए ये है, एक आपका करंट अकाउंट है और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, दूसरा एक करंट अकाउंट है, दूसरा कैपिटल अकाउंट है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे आपके गुड्स एंड सर्विसेज, आपके गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कैपिटल में भी आपके गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे नो चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नो चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, आपका किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज में।
लेकिन जो आपका कैपिटल अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे उसके अंदर आपका चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री। अब इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा ध्यान कि चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंट्री कहने का मतलब क्या। अब आप समझिए, जब आप किसी से 5 करोड़ का मान लो 500 करोड़ का आपने बोरो किया है किसी से मनी, तो कहीं ना कहीं आपके लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है। ध्यान से समझना, आपकी क्या हुई बच्चे, लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है ना। आपकी लायबिलिटी क्या हुई बच्चों, इंक्रीज हुई। मान लीजिए पहले आपकी लायबिलिटी 0 रुपए थी, लेकिन आपने 5000 करोड़ का आपने क्या लिया, किसी से बोरो कर लिया है। तो वो जो बोरो किया है वो कहां पे रिकॉर्ड किया, वो ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड करोगे। मान लीजिए जापान से आपने लिया है, अब वो ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड करोगे, तो वो ट्रांजैक्शन आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। समझ पा रहे हैं। आपने मान लीजिए 5000 करोड़ का आपने क्या ले लिया है, बोरो उधार ले लिया है, जापान से ले लिया है। कहां से आपने लिया बच्चों, जापान से ले लिया उधार। तो वो कहां से उधार, वो उधार कहां पे रिकॉर्ड करोगे बच्चों, आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो अब हम इस चीज को समझें कि पहले हमारा लायबिलिटी कितना था बच्चों, 0 रुपया था, लेकिन अब वो लायबिलिटी 0 से कितना हो गया बच्चों, 5000 करोड़ हो गया। कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ध्यान से समझे। कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई या नहीं हुई। तो 0 से 5000 हुआ, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे लायबिलिटी में बदलाव हुआ, हमारी लायबिलिटी में कुछ ना कुछ हमने चेंजेस देखा। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्लियर है सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसी तरीके से एसेट्स की बात करें। अगर एसेट्स की बात करें, मान लीजिए आपने कोई ऐसी मशीन जो है आपने किसी को, या मान लीजिए 5000 करोड़ का आपने उधार किसी को दे दिया। ठीक है, किसी, मान लीजिए आपने कोई टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, या फिर हम ये कहें सिंपल से टेक्नोलॉजी को छोड़ो, आपने किसी को लोन दे दिया है। आपने किसी को लोन, मतलब मान लीजिए आपने चाइना को तो रहने दो यार, चाइना को रहने दो, किसी और कंट्री की बात करते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है, और इंडिया ने किसी को अगर लोन दे दिया है, मान लीजिए 5000 करोड़ का, 5000 करोड़ का लोन दे दिया है किसको बच्चों, मान लीजिए जापान को लोन दिया है, लिया नहीं है, दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ये जापान को लौटाना पड़ेगा इंडिया को, है ना। तो कहीं ना कहीं इस 5000 करोड़ एक एसेट क्रिएट हो गया। क्यों एसेट हुआ, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं बाद में हमें मिलेगा। एसेट का मतलब क्या होता है, जिसपे हमारा मालिकाना हक हो, जिससे हमें फ्यूचर अर्निंग हो, जिससे हमें प्रॉफिट हो। तो कहीं ना कहीं ये 5000 करोड़ हमें फ्यूचर में मिल रहा होगा। तो ये 5000 करोड़ क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक हमारे लिए एसेट कहलाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए अभी तक आपने किसी को उधार नहीं दिया था, तो आपके पास कितना था बच्चे, 0 रुपए का एसेट था। आप किसी को उधार देते हो तो आप मन में ये लेते हो, अरे यार कभी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं उससे ले लूंगा, तो आपके लिए आपका पूरा हक है। तो आप एक तरह के, आप समझते हो आपके पास एक प्रॉपर्टी आपने किसी को दी है, और जब चाहोगे आप ले लोगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से वो आपकी एसेट है, आप पे आपका उसका पूरा मालिकाना हक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो 0 रुपए है वो आपका 5000 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, तो आपका एसेट में कहीं बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इस चीज को समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि करंट अकाउंट में आपके वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसकी वजह से एसेट्स या लायबिलिटीज में कोई भी बदलाव नहीं होते हैं, नो चेंज। और अगर आपका जो कैपिटल अकाउंट होता है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसके वजह से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, चेंजेस हो रहे होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। चलिए
चलिए, तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे हमारा जो इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, उसके वजह से हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं या फिर करंट अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैसे वो आपका इफेक्ट या अफेक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़े। बच्चों आप लोगों को कमेंट मुझे क्यों नहीं शो हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बच्चा अभी तक कमेंट किया नहीं, अभी तक किसी बच्चे का कमेंट शो नहीं हो रहा है। अरे ये सभी लोग देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपके कौन से अंदर डिफाइन किया गया बच्चे, सेक्शन 2E के अंदर। ठीक है, सेक्शन 2E के अंदर ये डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन 2E एंड सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन CAT या ICAI के बारे में क्या कहा गया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, CAT कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स एसेट्स और लायबिलिटीज। जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि किस तरीके से आपका लायबिलिटीज और एसेट्स को अल्टर करता है, मतलब चेंज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई ना कोई बदलाव हो रहे होते हैं। ठीक है, including contingent liabilities outside India of person resident in India or assets or liabilities in India of persons resident outside India includes transaction referred to in subsection 3 of section A। क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, वही जो चीज मैंने आपको समझाया। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आपके एसेट्स और लायबिलिटीज के वजह से, एसेट्स और लायबिलिटीज के वजह से कोई ना कोई के चेंजेस के वजह से आपके कैपिटल अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है बच्चा, आप लोगों को कमेंट पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है, बार बार मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, फिर भी एक बार सभी स्टूडेंट्स हाई सेंड करेंगे तो जरा एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, द परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आर डिफाइंड अंडर द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज फॉर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये जो कैपिटल अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है, ये 2 कैटेगरी में अनुमेय पूंजी खाता लेन देन की निम्नलिखित 2 श्रेणियों के तहत परिभाषित किया गया है। एक तो वो जो भारत में रह रहे हैं, ठीक है, एक तो वो लोगों के लिए जो भारत में रह रहे हैं, और एक वो लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं। समझ पा रहे हैं, एक वो जो कि भारत के अंदर रह रहे हैं और एक वो जो भारत के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, अभी आया कमेंट। हाय के लोहरी जी कह रहे हैं सर प्लीज वन हेल्प। क्या हेल्प करना है बताओ बच्चों। एक तो वो जो भारत में रह रहे हैं और एक तो वो जो भारत के बाहर रह रहे हैं। क्लियर है,
Sir, please one help, sir. I am in class 10th. I want to become an IS officer. शिवांगी सिंह, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो आप, क्लास 10th में हो, तो आप 11th में जब जाना तो आप ऐसा मत समझना कि साइंस आर्ट्स और कॉमर्स वाले जो हम लेंगे तो साइंस वालों को बड़ा नाम माना जाना होता है, तो इसलिए साइंस लेता है बच्चा। सीरियसली में अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ हेल्प कर सकूं तो आप ध्यान से समझना मेरी बात। बहुत ही रियली में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने ये सोचा है इस टाइम, के लोहरी जी, आप सच में आपने सोचा है कि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहे हो वाकई में, तो सीरियसली बताऊं आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बार जैसे प्रोसेस बता रहा हूँ वो आप फॉलो कर लेना। करना क्या है आपको कि अब 11th में अगर आप जा रहे हो तो कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको आप एक बार साइड रखिए, सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग को एक कंसंट्रेटेड रहिए कि आप पूरी तरीके से फिर आर्ट्स लें। अगर आप वाकई में आपने सोच रखा है कि आपको आईएएस के लिए जाना है, ठीक है, आर्ट्स लेंगे तो उसमें आप सभी को आप मतलब आपको बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगे। और इसको पढ़ने को मिलेगा, कहने का मतलब ये है कि इसको आपको पूरे डिटेल्ड में अच्छे से पढ़ना है, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, एकदम मतलब पूरा ध्यान मन लगा के एकदम मतलब पूरा ऐसे पढ़ना है कि हाँ मेरे को बनना है तो किसी कीमत पे बनना ही है। तो ये इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आपको पूरा पढ़ना है क्लास 11th में। जो भी आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड आपके पास सोशोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस जो भी आपको सब्जेक्ट मिलते हैं उनको पूरा अच्छे से पढ़ना है आर्ट्स के साथ। फिर इसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगर आप बीए कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए किसी भी ऑनर्स, चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स हैं, आप जो भी आपका आप सब्जेक्ट लेना चाहें उससे ऑनर्स कर सकते हैं। आप पूरे को 3 साल दबा के मेहनत कीजिए, पूरा लग जाइए उस चीज़ में, आप उसमें मेहनत करके और फिर इसके बाद आपका जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है 3 साल में, वैसे ही आप फिर फॉर्म भरिए यूपीएससी का और फिर आप अटेम्प्ट दे दीजिए। जून में आपका अटेम्प्ट आता है, जून में आप फॉर्म भर के जून में आप अटेम्प्ट डालिए, देखिए आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। बस बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है, बहुत शॉर्ट में बताया कि आपको तैयारी करना है तो 11th-12th के जैसे आप जा रहे हो आर्ट साइड से जाना और बढ़िया से प्रिपरेशन करो उसे, ठीक है। के लॉरी जी, के लॉरी जी एकदम क्लियर है आपको बात, कोई डाउट तो नहीं है अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पर्सन रेजिडेंट इंडिया, जो अब पर्सन जो हमारे भारत देश के अंदर रह रहा है उसके रिगार्डिंग में क्या बातें हो रही हैं भाई, देख लेते हैं। तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सो पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बट डज नॉट इंक्लूड, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में 182 दिनों से अधिक समय तक रहने वाला व्यक्ति लेकिन इसमें शामिल नहीं है। जो भी बंदा भारत में 182 दिन पिछले वित्तीय वर्ष, मतलब आप ये समझिए जो 2021 चल रहा है तो 2020 की बात कर रहे हैं, अगर वो 182 दिन से कम रहा है, समझ पा रहे हैं, 182 दिन से अधिक रहने वाला व्यक्ति लेकिन इसमें शामिल नहीं। अधिक रहने मतलब अगर कम रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अगर कम रहा है। अगर अधिक रहा है तभी उसको इंक्लूड किया जाएगा या तभी उस पर लागू होगा, पहली चीज, ठीक है। कैपिटल अकाउंट की बात करें, पहली चीज। दूसरा आपका बात करें, एक व्यक्ति जो भारत से बाहर चला गया या जो भारत से बाहर रहता है किसी भी स्थिति में, या अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया इन इधर केस। अब ये कौन कौन से केस है इसको हम एक बार देख लेते हैं। फॉर और ऑन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, वो या बाहर के मतलब इंडिया के बाहर जो गया वो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया है, रोजगार के लिए गया है, ठीक है। या फिर फॉर कैरिंग आउटसाइड इंडिया अ बिजनेस और वोकेशन आउटसाइड इंडिया, या फिर वो किसी मतलब बिजनेस पर्पज से गया है भारत के बाहर बिजनेस करने के लिए, या फिर ऐसा समझिए कि घूमने टहलने के लिए गया है, मौज मस्ती के लिए गया है, व्यवसाय के लिए किसी व्यवसाय के लिए गया है, या फिर ऐसे पर्पस के लिए इन सच सर्कमस्टांसेस एज वुड इंडिकेट हिज इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एन अनसर्टेन पीरियड, किसी भी अनिश्चित समय के लिए वह रहना चाह रहा है, किसी भी ऐसे उसके पास ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं या कुछ ऐसे परिस्थितियां आ गई हैं जिन परिस्थितियों की वजह से उसको कुछ अनिश्चित पीरियड के लिए वहां पे रहना पड़ रहा है कहीं बाहर कंट्रीज में, तो उन पर तब लागू किया जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आपके कुछ सिचुएशंस हैं, ये कुछ आपके ऐसे केसेस हैं जिन पर ये आपका लागू होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए
और आज आप सभी बच्चे लोग ध्यान रखेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, आप सभी बच्चों का क्लास नहीं है, ठीक है। रात की 11 बजे आप सभी बच्चों की क्लास नहीं है, ठीक है। चलिए बी की बात करते हैं। अ पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया इन ईदर केस अदरवाइज देन, एक व्यक्ति जो भारत में आया है या फिर रहता है किसी भी स्थिति में या अन्यथा, अब फॉर और टेकिंग अप एन एम्प्लॉयमेंट इंडिया, या फिर वो भारत में रोजगार के लिए आया है, ठीक है, रोजगार लेने के लिए आया है, मतलब काम करने के लिए आया है, या फॉर कैरिंग इन ऑफ इंडिया बिजनेस और वोकेशनल इंडिया, सेम व्यवसाय के लिए आया है, ठीक है, या फॉर एनी अदर पर्पस, वही मतलब सेम चीजें हैं जो आपके लिए बाहर वाला सिचुएशन था। बाहर वाले पर्सन के लिए जो भारत देश के बाहर रह रहा है, उसी देश से अगर बाहर देशी का कोई भारत में आया है, अभी हमने वो देखा कि जो भारत का है लेकिन वो बाहर देश के लिए है, इसी तरीके से जब बाहरी वाला कोई पर्सन भारत देश में आया है और ये सारे कारण कर रहा है, तो उस पर ये लागू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप सो सभी बच्चों को ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन कॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एनी ऑफिस ब्रांच जैसे इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर कोई बाहर रह रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी ब्रांच, कोई भी एजेंसी जो कि इंडिया के ही ऑनर्स उसको हैंडल कर रहे हैं, लेकिन वो भारत के बाहर रह रहे हैं, वो कंट्रोल जो कर रहे हैं वो आपके भारत के बाहर रह रहे हैं रेजिडेंट, लेकिन वो आपके इंडिया के बाहर रह रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एन ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। आपके पास और ऑप्शंस क्या है? जो भारत के अंदर रह रहे हैं, आपके बाहर, कहने का मतलब सभी समझना, यहाँ पे है दो, यहाँ पे दोनों मतलब यहाँ पे लिखा हुआ, एक तो वो चाहे आपके ब्रांच एजेंसी ऑफिस जो कि है इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर है, लेकिन उसका कंट्रोल जो किया जा रहा है, उसको जो चलाया जा रहा है, पूरा मैनेज जो किया जा रहा है, वो बाहर, वहां पे बाहर के लोग, जैसे मान लीजिए पूरा इंडिया के अंदर है, लेकिन वो जो एक्स पर्सन, मान लीजिए मालिक है, कोई एक्स पर्सन मालिक है, वो यूएसए से सारी चीजें हैंडल कर रहा है, पहली चीज। दूसरा क्या बोल रहा है कि आपके मान लीजिए कोई ब्रांच एजेंसी या फिर कोई भी ऑफिस आपके इंडिया के बाहर है, वो इंडिया के बाहर है, लेकिन जो हैंडल किया जा रहा है, जो उसका मालिक है, वो आपके इंडिया के अंदर ही है, इंडिया के ही अंदर से आपका सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है। इन सब चीजों पर भी ये लागू होता है, ठीक है। आपका ये क्या पढ़ रहे हैं हम सभी बच्चों को पता है ना, कैपिटल अकाउंट का अफेक्शन पढ़ रहे हैं कि कैसे करंट और कैपिटल अकाउंट में अफेक्ट किया जाता, कैसे अफेक्ट होता है, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कारण है, इनके वजह से आपका कैपिटल अकाउंट अफेक्ट करता है, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में बदलाव आ रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? हम ये पढ़ रहे हैं कि इनके वजह से कैसे आपका कैपिटल अकाउंट में कोई अफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। अरे कंफ्यूजन क्या हो गया यार, क्या दिक्कत हो गया? कंफ्यूजन कैसा? सिंपल सा है कि चाहे, कहने का मतलब यह है कि आपके चाहे वो ऑनर इंडिया के हों, बस ये समझ लीजिए कि ऑनर इंडिया का होना चाहिए। अब वो चाहे बाहर के देशों से कंट्रोल कर रहा हो, बाहर के देशों में बैठ के कंट्रोल कर रहा है, या फिर अपने देश में रह के कंट्रोल कर रहा है, उस पर, उस कंपनी, उस बिजनेस, उस ऑफिस में अगर कुछ भी ऐसा आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन के वजह से भारत के एसेट्स और लायबिलिटीज में बदलाव आएगा, ये समझने की जरूरत है, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कैसे रेगुलेट होता है? The RBI has framed foreign exchange management permissible capital account transaction rules 2000. The regulation has following three parts: transaction which are permissible in respect of person resident in India and outside India. RBI ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अनुमेय पूंजी खाता लेन देन नियम 2000 तैयार किया है। विनियम में निम्नलिखित 3 भाग हैं। वो 3 भागों में से क्या है कि एक ट्रांजेक्शन विच आर परमिसिबल इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। एक वो ट्रांजेक्शन जो कि एक पर्सन एक भारत देश के अंदर रह रहा है या फिर वो भारत देश के बाहर रह रहा है, उस ट्रांजेक्शन में क्या परमिशन देनी चाहिए, कितना देना चाहिए, क्या परमिशन है,
उसको हम देखेंगे। आप सभी बच्चों को समझने की क्या ज़रूरत है ना यहाँ पे, कि आप कि जो चाहे रेजिडेंट इंडिया का है, अब वो बाहर रह रहा है कि घर में रह रहा है, कहने का मतलब अपने देश के बाहर रह रहा है कि अपने देश के अंदर रह रहा है। अब उन दोनों सिचुएशन में आपके कैपिटल अकाउंट में क्या इम्पैक्ट करता है, आपके कैपिटल अकाउंट पे क्या इम्पैक्ट करता है, उसके ट्रांजैक्शन के वजह से, चाहे वो भारत देश में रह के कर रहा हो, चाहे वो भारत देश के बाहर रह के कर रहा हो, तो वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अब वो सारे ट्रांजैक्शन कैसे परमिसेबल होंगे, कैसे रेगुलेशन होगा उन ट्रांजैक्शंस का, वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, ट्रांजैक्शन ऑन विच रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी इम्पोज्ड एंड ट्रांजैक्शन विच आर प्रोहिबिटेड, लेन देन जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। अब ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे जिन पर, ऐसे कुछ आपके ये कहें कि ट्रांजैक्शन होंगे जिन पर हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। अब वो भी हम देखेंगे। पहले तो हमने ये देखा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमारे लिए परमिसेबल होंगे जो बाहर देश के रह रहे हैं और देश के अंदर रह रहे हैं। रेजिडेंट इंडिया के हैं, चाहे वो आउटसाइड इंडियन है, चाहे आपके इनसाइड इंडियन है, ठीक है, उनके लिए कौन कौन से ट्रांजैक्शन परमिसेबल होंगे, पहला चीज। दूसरा क्या है, हमने देखा कि ऐसे कौन से कुछ ट्रांजैक्शन है जिस पर हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, ये दूसरा देखा। और ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन होंगे जो ट्रांजैक्शन को हमने प्रोहिबिटेड कर दिया गया, मतलब निषिद्ध कर दिया गया, हमने उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया है हमने, निषेध, बिल्कुल तरीके से निषेध है, ठीक है। तो हम ये तीन चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि शेड्यूल फर्स्ट परमिसेबल CAT मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन टू PRI। PRI का मतलब समझ रहे हो बच्चे, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। पर्सन रेजिडेंट जो इंडिया का आपका पर्सन है, जो इंडिया का रेजिडेंट है, ऐसा समझो, जो इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है, जो कि कंट्री के अंदर ही रह रहा है, उसको क्या क्या परमिशन मिलेगा वो देखते हैं। परमिसेबल आफ्टर द रेगुलेशन स्पेसिफाइड बाय द RBI आर कंप्लाइड इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटीज। एक तो पहली बात उनको परमिशन दी जाएगी जो एक हमारे देश का ही रेजिडेंट है, हमारे देश का पर्सन है और उसने फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया। जैसे मैं इस देश का एक क्या हूं, नागरिक हूं, रेजिडेंट हूं, रह रहा हूं, और मैं इंडिया का हूं और मेरा नाम है अभिषेक, मतलब ए लिख देता हूं मैं। अभी इंडिया का बंदा है, मतलब मैं USA के सिक्योरिटी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, USA के सिक्योरिटी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो जो भी इंडिया और USA के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, मतलब या हम ये कहें जो A और USA के बीच में, A मतलब मेरे और USA के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन को परमिट किया जाएगा और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट में। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो रिकॉर्ड किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, परमिसेबल होगा आपके कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा है कि आपका कोई भी एक ऐसा रेजिडेंट इंडिया का जो कि इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी फॉरेन सिक्योरिटी में, USA के किसी फॉरेन सिक्योरिटी में, वो जो भी USA और उस अभिषेक के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी लोन्स रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत और विदेशियों में लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण। मतलब कहने का यह है, अगर हमने किसी से लोन लिया है, समझ पा रहे हैं? मतलब कहने का भी जो मैंने आपको समझाया था 5,000 करोड़ वाला, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, समझाया था कि मान लीजिए भारत ने, इंडिया ने जापान को लोन दिया है, कितने का? 5,000 करोड़ का। कितने का बच्चों? 5,000 करोड़ का। वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। या फिर जापान ने इंडिया को दिया है 5,000 करोड़ का, तो वो ट्रांजैक्शन आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हमें यही समझना है
कौन कौन से ट्रांजैक्शन, कौन कौन से ऐसी चीजें जो कि परमिसेबल है, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर अचल संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब क्या, जिस प्रॉपर्टी को हम मूव एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते और वो भारत देश के बाहर रह रहा हो, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब वो हम भारत के बाहर के ले जाके हम जाके यूएसए में तो नहीं रख सकते ना, यूएसए हम उसको ट्रांसफर तो नहीं कर सकते ना, हम नाम ही तो कर सकते हैं उसके कि चलो ये एक्स पर्सन है यूएसए का, ऐसा समझिए ये एक्स पर्सन है जो कि यूएसए में रहता है, जो कि यूएसए में रहता है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी इंडिया में है, इसका प्रॉपर्टी इंडिया में है, ठीक है। मान लीजिए बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग उठा के ले जाके अगर यूएसए को देना चाहता है तो बिल्डिंग उठा के जाके यूएसए में तो दे नहीं देगा, ये क्या कर सकता है बच्चे, ये इमूवेबल है, तो ये क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को नाम कर देगा, यहाँ पे यूएसए के नाम कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी अभी इंडिया की थी, लेकिन अब वो किसकी होगी बच्चे, यूएसए की हो गई। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक एसेट कम हुआ कि नहीं हुआ, तो एसेट में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके का बच्चों आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने ऑलरेडी बताया है आप सभी बच्चों को कि कोई भी ऐसी चेंजेस आपके एसेट्स और लायबिलिटीज में अगर होंगी तो वो आपका एसेट्स और लायबिलिटी के चेंजेस आपके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्लियर है आप सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी प्रकार का? ठीक है, चलिए। Now, guarantees issued by a person resident in India in favor of a person resident outside India. भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के पक्ष में जारी गारंटी, या फिर जो कुछ गारंटीज होती हैं कि मैं इस चीज की तुम्हें गारंटी देता हूं, मतलब भारत देश के अंदर ही रह रहा है ना, और जो कि बाहर रह रहा है, एक देखो एक एक्स, मान लीजिए एक एक्स यहाँ पे है जो कि इंडिया में रह रहा है, और एक एक्स मान लीजिए वाई पर्सन है जो कि यूएसए में रह रहा है ना, और ये एक्स अगर कुछ गारंटी दे रहा है वाई को कि मैं आपको इस दिन इस डेट पर 5 लाख रुपए दूंगा, 5 लाख रुपए दूंगा, इतने समय के लिए दूंगा, या इतनी इस प्रॉपर्टी के लिए इतनी गारंटी दे देता है किसी भी चीज की, कुछ भी चीज ऐसा जो कि जिस चीज की गारंटी देता है वो कि मैं इतना दे दूंगा आपको, ये प्रॉपर्टी कर दूंगा यार, ये ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज में बदलाव होंगी, जो कि आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा आपके बच्चों। पता है क्या, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको ये सिचुएशन देगा, आपको ये आप ये जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ ना, ये आपको ये सिचुएशन प्रोवाइड करेगा, इस सिचुएशन को समझना है, तो आपको पूछा जाएगा क्या ये आपके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, हाँ या ना, वो आपको समझना है, ठीक है। नाउ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसीज, करेंसी नोट, ये भी सारी चीजें, मुद्रा नोटों का निर्यात आयात धारण, जो भी आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, या जो भी आपके करेंसी को होल्ड कर रहा है, उनका जितना भी आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि उससे हमारे कंट्री का फॉरेन रिजर्व बढ़ता और घटता है। फॉरेन रिजर्व बढ़ना घटना मतलब एक लायबिलिटी और एसेट्स का बढ़ना घटना, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? आई होप सो सभी बच्चों को ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, आई होप सो प्रॉपर तरीके से सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। तो अब ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके कल क्लास में पढ़ेंगे बाकी सारी चीजें, और
सारी चीज़ें सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। कोई भी बच्चे को अगर कुछ भी अगर इशू होता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी हमें लगता है अभी हमारी 2 क्लासेस 3 क्लासेस और रह रही हैं जिनको हम कंप्लीट कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो कब प्रोहिबिटेड है, कब ट्रांजेक्शन पे बिल्कुल भी हम रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। अभी तो हम वो देख रहे थे, वो ट्रांजेक्शन देख रहे थे जिन ट्रांजेक्शन को हमें अलाउ है, जिन ट्रांजेक्शन पे हम मतलब परमिट कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसे ट्रांजेक्शन है जो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब हम उन ट्रांजेक्शन को देखेंगे जिनको हम बिल्कुल मना ही नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रांजेक्शन को मना ही नहीं कर सकते चाहे किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन हो। अब वो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम पढ़ेंगे। फिर हम ऐसे ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे जिनको हम पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है कि आप ऐसे ट्रांजेक्शन करोगे तो कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो देखेंगे भाई क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट के, जैसे हमने 3 पार्ट्स देखे हमने अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। जैसे आपने लिखा है प्रोहिबिटेड कट रूल थर्ड विद द शेड्यूल 1 ICAI, इसको हम ज्यादा उतना डीप में नहीं देखेंगे, नॉर्मली देखेंगे, क्लियर है। चलिए आप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी डाउट अगर आप लोग है तो आप सभी बच्चे पूछ सकते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि ऐसे फेमा और फेरा के बीच में क्या डिफरेंसेस रहे और उनके क्या हमारे पास बेनिफिट्स और यूजेस रहे इनके, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बच्चों को अलाउ है, बढ़िया से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कुछ भी अगर आप लोगों को इशू होता है चाहे वो आप क्वेश्चन पूछना आपको पूरा हक है भाई, कि जैसे कि मान लीजिए आपको सब्सक्रिप्शन रिगार्डिंग में अगर कुछ इशू है या फिर, और आप सभी बच्चों को मैंने बताया कि प्लस के कोर्सेज आप लोगों के लॉन्च हो गए हैं, ठीक है। कॉमर्स के बहुत ही ऐसे फैकल्टी मतलब बहुत ही ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो कि आप सभी बच्चों को करवाया जाएगा। तो कोई भी बच्चा ज्वाइन करना नहीं भूलेगा, इसीलिए आप सभी बच्चों को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना है सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि इससे क्या होगा आप सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर जो अपडेट्स हैं हमारे सारे फैकल्टीज़ की क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं आप सभी बच्चों तक रेगुलरली पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल सके और आप सभी बच्चे क्लासेस को प्रॉपर तरीके से देख सकें, ठीक है। और आप सभी बच्चों को इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है जिससे आप सभी बच्चों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके, चाहे वो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो चाहे वो आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा भी ABHI 101, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा इंस्टेंट। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जिससे कि जितनी भी लाइव अपडेट्स हैं वो सारे लाइव अपडेट्स अपकमिंग वीडियोस आप सभी बच्चों को रेगुलर बेसिस पर मिल सके और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सके। क्लियर सभी बच्चों को, इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलेंगे। आप सभी बच्चों के कल से 2 बजे से प्लस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो कोई भी बच्चे प्लीज़ स्किप नहीं करना है, ठीक है। किसी भी बच्चों को स्किप नहीं करना है। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को। आई होप सो सभी बच्चों को क्लासेस पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी और समझ में आया होगा और आप सभी बच्चों ने एंजॉय किया होगा क्लासेस को। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी इशू होता है देन यू कैन कम टू मी एंड आस्क टू मी एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ योर एग्जाम और फिर क्वेश्चन। आप सभी बच्चों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी बच्चों को मैंने शुरुआत में बताया, अगर आप लोग
को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में शेयर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिन बच्चों तक अभी तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पा रही हैं, जो बच्चे अभी तक नहीं जान पाए हैं, उन बच्चों तक आप सभी बच्चे ऐसा एक सोर्स बन सके और उन बच्चों तक पहुंचा सके और उनकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से हो सके। तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि आपको लाइव अपडेट्स की सारी क्लासेस मिलती रहे सारे फैकल्टीज की। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। अपने लाइफ में एकदम बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करें, डेडिकेटेड रहें अपने पढ़ाई के प्रति और मुस्कुराते हुए पढ़ाई करें पूरे इंटरेस्ट के साथ और अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, प्रोडक्टिव वर्क करते रहें हमेशा। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। कल आप सभी बच्चों की बहुत सारी क्लासेस होने वाली है, फ्राइडे पे सारी फैकल्टीज की बहुत सारी क्लासेस होने वाली है। तो कोई भी बच्चे अभी तक जो न्यू हमारे चैनल पर जुड़े हैं उन सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है और आप सभी बच्चों को बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि कल जो जितनी भी क्लासेस हो रही है हमारे फैकल्टीज के द्वारा उन सारी क्लासेस का आप सभी लोग बेनिफिट उठा सके ज़्यादा से ज़्यादा और अपने पढ़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत कर सके और अपने JRF एग्जाम को जो आपने क्रैक करने का सपना देखा है उस सपने को जल्द से जल्द साकार कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को एंड करता हूं और मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू सो मच। गुड बाय फॉर टुडे। जय हिंद।